एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो चीन की तरफ से आ रही है। उनका एक टाइप 055 क्रूजर है, जिसके द्वारा एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की गई, जिसको कि एक वीडियो में YZ-21 के नाम से दिखाया गया है। इस मिसाइल का डिजाइन उनकी पुरानी मिसाइल CM-401 से मिलता जुलता बताया जा रहा है। बस इसमें अंतर यह है कि इसका बूस्टर फेज ज्यादा लंबा हो गया है। इसके लॉन्च के बारे में ऑफिशियली कोई भी चीज नहीं बताई गई, इसका डेट भी नहीं बताया गया, पर इसके लॉन्च से एक बात साफ पता चलती है कि ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल कही जा सकती है, जो कि कोल्ड लॉन्च की गई। अब बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि SSS डिफेंस को गया और उसने इसके किट को डिलीवर भी कर दिया है। एक्चुअल में जो हमारी भारतीय आर्मी AK-47 का इस्तेमाल करती है, काफी पुरानी गन्स हैं ये, और इनमें कुछ मॉडिफिकेशन करने थे, जो कि किट के माध्यम से इसमें मॉडिफाई किए जाने थे। इसके लिए एक इंटरनेशनल बिडिंग भी निकली थी, जिसमें कि इजरायली कंपनी को बीट करके SSS डिफेंस को ये कॉन्ट्रैक्ट गया। बहुत छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट है, पर SSS डिफेंस के लिए ये एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट माना जा रहा है। इजरायली कंपनी जो फैब डिफेंस इसमें भाग ली थी, वो इससे पहले भी भारतीय आर्मी के लिए इसका मॉडिफिकेशन कर चुकी है, अपग्रेडेशन कर चुकी है, पर इस बार SSS डिफेंस ने उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। कहा जा रहा है कि भारत के द्वारा 6-7 हजार इस प्रकार की जो गन्स हैं AK-47, उसको अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट भी आगे निकलने वाला है, जो कि इस कंपनी को जा सकता है। कंपनी के द्वारा एक किट दी गई, जिसमें कि फोल्डेबल बट स्टॉक राइफल के लिए दिया गया। इसके लिए एक नया डस्ट कवर दिया गया। इसके फ्रंट पार्ट को भी चेंज किया गया है, जिसके माध्यम से अब इसमें बाइपॉड लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें वर्टिकल ग्रिप भी दी गई है, ताकि सोल्जर्स आसानी से इस राइफल को पकड़ सकें और इसका इस्तेमाल कर सकें। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि भारत की US के साथ जो 2+2 मीटिंग हुई है, उसमें एक चित डिस्कशन हुआ है कि भारतीय पोर्ट जो हैं वो अब US के जितने नेवल शिप हैं, वॉरशिप हैं, उनकी रिपेयरिंग का काम करेंगे, जिससे कि हमारे पोर्ट्स को व्यापार प्राप्त होगा। ये अब नई खबर आ रही है कि US की तरफ से कुछ उनके ऑफिशियल्स भारत आएंगे, भारत की पोर्ट्स का दौरा करेंगे और उससे देखेंगे कि उनके शिप यहाँ पर रिपेयर हो सकते हैं कि नहीं। अगर इसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं तो उसको सही करने के लिए कहा जाएगा और फिर US अपने शिप्स को यहाँ रिपेयर होने के लिए भेजेगा। हमने लेमोआ US के साथ साइन किया हुआ है, जिसमें कि हम उनके शिप को और वो हमारे शिप को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकते हैं। इसी चीज को और आगे बढ़ाते हुए भारत ने व्यापार प्राप्त करने का भी प्रयास किया है US से, और हम देखेंगे कि आगे चल के यह व्यापार हमें प्राप्त हो भी जाएगा। होटल ताज पर हुए 26/11 के आतंकी हमले के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आप इस बुक समरी को सुनकर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कुकू FM पे उपलब्ध है। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक ऐप है, जिसके पास 1000 घंटों से ज्यादा की ऑडियो बुक लाइब्रेरी मौजूद है। इस ऐप की रेटिंग 4.5 है और इनके पास नॉन फिक्शनल कैटेगरी में एक ह्यूज लाइब्रेरी मौजूद है। इस ऐप के माध्यम से आप अपने फेवरेट टॉपिक पर अपनी रीजनल भाषा में ऑडियो बुक सुन सकते हैं। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है, जिनकी पेड सर्विसेज भी उपलब्ध है, जो कि आपको 399 में प्राप्त हो जाएंगी। मेरा ये कोड इस्तेमाल करने पर शुरुआती 250 लोगों को ये सर्विसेज 199 में प्राप्त हो जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और इसे अभी डाउनलोड करिए, अपनी रीजनल भाषा में अपने फेवरेट टॉपिक पर ऑडियो बुक या बुक समरी सुनिए। बात करते हैं टाटा स्टील की। यहां पर मैं टाटा स्टील की बात क्यों कर रहा हूं? इसका अभी करंट के माहौल से बहुत बड़ा संबंध है। आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है। भारत UN में या इंटरनेशनल बॉडीज में हमेशा अब्सटेन कर रहा है, ना रशिया के पक्ष में रह रहा है, ना यूक्रेन के पक्ष में रह रहा है, रशिया के विरोध में भी नहीं रहा है, कोई वोटिंग नहीं कर रहा है, जो कि ये दिखाता है कि भारत रशिया के विरुद्ध नहीं खड़ा है। वेस्टर्न कंट्री इससे खिन्न है और कह रहे हैं कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वहीं टाटा स्टील के द्वारा रशिया से जितने भी व्यापारिक संबंध हैं उसको खत्म किए जा रहे हैं। टाटा स्टील का रशिया से व्यापारिक संबंध है वो कोल का है और कुछ रॉ मटेरियल्स का भी है। टाटा स्टील के द्वारा ये कहा गया है कि अब रशिया से कोई भी व्यापार नहीं करेंगे। ये सुन के आपको बड़ा गुस्सा आ रहा होगा कि टाटा स्टील जैसी कंपनी ऐसा क्यों कर सकती है, क्योंकि टाटा स्टील के कुछ प्लांट UK में भी हैं, नीदरलैंड्स में भी हैं। वेस्टर्न दबाव में टाटा को इस प्रकार की चीजें करनी पड़ रही है। वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा हमारी ऐसी कंपनीज जो कि वहां व्यापार कर रही हैं, उन पर बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है। भविष्य में मैं देखेंगे कि कुछ और कंपनियां ऐसी आएंगी जो कि रशिया के साथ व्यापार खत्म कर रही होंगी, तो यही मान लीजिएगा कि वेस्टर्न दबाव के कारण ऐसी हो रही है। इससे पहले हमने इंफोसिस को रशिया में अपना ऑफिस बंद करते हुए देखा है। बात कर लेते हैं जापान और भारत के रिश्तों की। जापान के एक MP हैं
मैं उनके पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं, जिनके द्वारा ये कहा गया है कि जापान के एक ह्यूमैनिटेरियन एयरक्राफ्ट था जो कि जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस का था, वो भारत में उतरने की अनुमति नहीं दी गई। भारत के द्वारा ये कहा गया कि वो नहीं उतर सकता है। एक्चुअल में इसको उतरना इसलिए था कि यूएन का डिपो एक मुंबई में है, जिसके माध्यम से इस जहाज को पूरा भरना था और यहां से ह्यूमैनिटेरियन एड्स यूक्रेन जानी थी और उसके आसपास के देशों तक जाना था। तो जापान के एमपी ने यह कहा है कि जापान की जो गवर्नमेंट है उसका होमवर्क इतना कमजोर है कि भारत में इस प्रकार का एयरक्राफ्ट उनको भेजना था, उसकी कोई भी तैयारी नहीं की गई और भारत ने इसको अपने यहां उतरने से मना कर दिया है। जबकि हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन के द्वारा यह कहा गया है कि जापान को इस तरह की कोई भी अनुमति से मना नहीं किया गया है। हमारे विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन के द्वारा यह कहा गया कि जो भी जापानीज एयरक्राफ्ट, कमर्शियल एयरक्राफ्ट भारत में उतरना चाहता है ह्यूमैनिटेरियन एड्स ले जाने के लिए, उसका स्वागत है, उसको हर प्रकार की अनुमति दी गई है। भारत के ऊपर से उड़ना चाहता है, ये भी स्वागत है, उसकी भी अनुमति दी गई है। जब इनसे पूछा गया कि जापान में इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, ये व्यक्ति इस तरह से चीजें कह रहा है, तो उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के बयान पर बयान देना उनके लिए सही नहीं है और जिस बयान को वो खुद नहीं जानते हैं कि क्या बयान दिया गया था, उस पर वो कोई बयान नहीं दे सकते हैं। बस उन्होंने अपने इंडिया का पक्ष बताया। तो ये खबर फेक है कि भारत ने जापान को इस प्रकार की अनुमति नहीं दी। बात कर लेते हैं वनवेव की, जो कि ऐसी कंपनी है भविष्य में हाई स्पीड इंटरनेट वो भी कम लेटेंसी के साथ प्रोवाइड करने का प्रयास कर रही है। इसमें भारतीय ग्लोबल यानी कि भारतीय एयरटेल भी शामिल है और यूके की गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है। अभी तक ये इसके जो सैटेलाइट्स हैं, कुछ 600 से ज्यादा सैटेलाइट इनको लॉन्च करने हैं, उसके सैटेलाइट रशिया के द्वारा भेजे जा रहे थे, इसमें स्पेस एक्स भी शामिल था। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रशिया से हटकर इसरो को प्राप्त होने लगा है। इसरो को एक कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, ये नहीं बताया गया कितनी सैटेलाइट लॉन्च करने का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, पर जब ये लॉन्च हो जाएंगी तो वनवेव की सैटेलाइटों की संख्या 478 हो जाएगी अंतरिक्ष में, यानी कि लगभग 60% से ज्यादा सैटेलाइट उनकी अंतरिक्ष में पहुंच चुकी होगी। आगे और भी चीजें जानकारों के द्वारा कही जा रही हैं कि जिस प्रकार से वेस्टर्न कंट्री हर चीज के लिए रशिया पे डिपेंडेंसी खत्म कर रही है, स्पेस सेक्टर के लिए भी रशिया से डिपेंडेंसी खत्म कर रही है, तो वो भारत की तरफ देखेंगी। भारत को स्पेस सेक्टर में और ज्यादा व्यापार प्राप्त हो सकता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।